तो सबसे पहले इस वक्त में बात करेंगे पश्चिम बंगाल की सियासत पर, जहां एसआईआर सब पर भारी है। एसआईआर पर ममता बनर्जी कभी हां तो कभी ना। आपको याद होगा कि एसआईआर का उन्होंने जमकर विरोध किया, बाद में सबसे पहले उन्होंने अपना इम्यूनरेशन फॉर्म ले लिया। एसआईआर पर आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार टीएमसी सरकार को आखिर वोटर की पहचान से दिक्कत क्यों है? कोलकाता में सीईओ के दफ्तर पर जमे इन टीएमसी कार्यकर्ताओं की परेशानी अलग है। इन्हें बीएलओ के वर्कलोड की चिंता है, एसआईआर से दिक्कत नहीं है। इस बीच चुनाव आयोग की सख्ती के कारण राज्य के गृह विभाग ने सीईओ और चुनाव अधिकारी को अलग कर दिया है। मीडिया की खबरों की माने तो डेटा एंट्री रिपोर्टर के लिए ममता सरकार ने फंड भी रिलीज कर दिया है। खबर है कि बंगाल के मौजूदा वोटर लिस्ट से 26 लाख मतदाताओं के 2002 के वोटर लिस्ट से कोई मैच नहीं है। यानी बंगाल के विभिन्न जिलों में आबादी की बेतहाशा वृद्धि की वजह से इसे बड़ी तादाद में ढूंढा जा सकता है। एसआईआर की प्रक्रिया में पश्चिम बंगाल में अब तक 6 करोड़ इन्यूमरेशन फॉर्म को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जा चुका है। इसके बाद इसे 2002 के वोटर लिस्ट से मैच कराया जा रहा है। ध्यान रहे कि 26 लाख वोटर की पहचान भी जरूरी है, और ये इसमें जोड़ देना मुनासिब होगा कि जो तमाम लोगों ने ऑफलाइन फॉर्म भरे थे उनका भी मैच कराया जा रहा है। इस बीच एसआईआर पर बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने स्पष्ट किया है कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं हो सकता, इसलिए चुनाव आयोग को फॉर्म 6 की जांच करना संवैधानिक अधिकार है उसका। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार कार्ड मूलतः एक कानूनी दस्तावेज है जिसका उद्देश्य लाभ और कल्याणकारी योजनाओं के वितरण सुनिश्चित करने के लिए है। उसे मतदाता बनाने की अनुमति नहीं देता है। आधार से नागरिकता को नहीं जोड़ा जा सकता, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को भी 3 करोड़ लोगों के वोट कटने का डर है। बीजेपी ने कहा कि शायद अखिलेश को अपने हारने का डर अभी से सता रहा है। एसआईआर पर विपक्ष का भ्रामक प्रचार अब जनता को भी समझ आने लगा है। सवाल यह है कि बिहार में 62 लाख वोट कटे, किसी राजनीतिक दल ने कोई क्लेम नहीं किया कि किसी जेन्युइन वोटर का नाम काटा गया है। प्योर वोटर लिस्ट से बिहार के चुनाव ने ऐतिहासिक वोटर टर्नआउट का रिकॉर्ड बनाया। वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण से आखिर दिक्कत क्यों है, यह समझने की जरूरत है, और यही शायद जो तमाम विरोध करने वाले पार्टियां हैं उनका यह हिडन एजेंडा है। तो बीएलओ के वर्कलोड से डर नहीं है, शायद नाम कटेगा, किसका कटेगा और कौन किसका वोटर था, इससे डर है। तो सबसे पहले आपको सुनवाते हैं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का वो आक्रामक बयान, जिसमें वो एसआईआर पर क्या प्रश्न चिन्ह उठा रही है। 2029 বড়ই ভয়ঙ্কর, তোমাদের সরকার থাকবে না, সেদিন কোথায় পালাবে এখন থেকে ঠিক করে জায়গা রেখে দাও। আমায় বাংলায় আঘাত করলে, কারণ মানুষকে আঘাত করলে আমি মনে করি আমাকে আঘাত করছে। আমাকে আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেব, এটা মাথায় রেখো। ইলেকশনের পরে আমি একটু দেশটা চষে বেড়াবো। तो वो कह रहे हैं कि अगर बंगाल की जनता पर कोई हमला होगा तो उस पर हम स्वयं अपने ऊपर हमला मानेंगे। लेकिन ये सवाल पूछा जा सकता है कि आखिर बंगाल की जनता पर हमला कौन कर रहा है। यही तो एक बड़ा सवाल है कि सभी बंगाल की जनता के रक्षक बने हुए हैं, लेकिन बंगाल की जनता की सुन कौन रहा है। और बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि राज्य में एसआईआर के बाद ममता सरकार का जाना तय है। तो रीजनल पार्टी है, वो तो बहुत बार बोला है, बहुत बार यूनाइटेड इंडिया का नारा दिया। गोवा में चुनाव लड़ने ये उनका पार्टी गया था, उसका सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो गया। त्रिपुरा में गया, नोटा से भी कम वोट मिला। उसका पार्टी जो आपका नेशनल स्टेटस था वो खत्म करके स्टेट हो गया। वो पार्टी का क्या है देश में? वो बचे खुचे जो अपने कैडर है उनको जो उनका हत्था बुलंद करने के लिए उसका मनोबल गिर रहा है ना। बिहार का बाद और एसआईआर का बाद इतना अच्छा माहौल बीजेपी का पक्ष में है,
इसलिए कैडर को थोड़ा मोबिलाइज करने के लिए काम करना है। तो आपको याद होगा कि बिहार के चुनाव से पहले राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दल ये कह रहे थे कि उनके वोटरों के नाम काट दिए जाएंगे और वोट लूटे जा रहे हैं। लेकिन बिहार में 62 लाख लोगों के नाम कटे, कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आया कि उसका नाम कट गया है। और अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि एसआईआर के बहाने करोड़ों लोगों के वोट काटे जाएंगे, उनको वोट के अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। एसआईआर के बहाने करोड़ों लोगों को वंचित करना चाहते हैं, करोड़ों लोगों को वोट के अधिकार से दूर रखना चाहते हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी संविधान बना रही है और जो आज संविधान दिवस के दिन बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, उन्हें कम से कम ये निश्चित करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है। यहाँ पर करोड़ों की संख्या में लोगों के वोट काटने की साजिश, षड्यंत्र और अधिकारियों के माध्यम से हो रहा है। अधिकारी जो लगाए गए हैं वो सोच समझ करके लगाए गए हैं, जाति के आधार पर लगाए गए हैं। लेकिन जिसके वोट काटे जा रहे हैं उनमें से एक भी व्यक्ति नहीं आगे आकर कहता कि मेरे वोट काटे गए हैं। तो इसके पीछे का जो एजेंडा है वो भी समझने की जरूरत है। अब कांग्रेस की बात कर लेते हैं। प्रमोद तिवारी कांग्रेस के नेता, उनका कहना है कि एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग तो खामोश है। एक ब्राजील की मॉडल की फोटो बना के हरियाणा का चुनाव कराया जा रहा है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो ऐसा लगता है जैसे भाजपा के मुंह में खून लग गया है और इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से खामोश होकर इस बेईमानी को कराने में शामिल नजर आ रहा है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का कहना है कि ममता बनर्जी बिहार चुनाव के परिणामों से डरी हुई है। दरअसल ये कहना है शहनवाज हुसैन बीजेपी के नेता का। बिहार का चुनाव का जो रिजल्ट आया है उसको देखकर ममता जी डरी सहमी हुई हैं। और जब आदमी डर जाता है तो कुछ भी बोलता है। वो जान रही हैं कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी आने वाली है, तो कोई बहाना क्या दिया जाए, वो अपनी हार की जिम्मेदारी किस पर थोपे। तो वो एसआईआर को बहाना बना लिया है। एसआईआर पर वो विवाद पैदा कर रही हैं, चुनाव आयोग को बदनाम कर रही हैं। एसआईआर के बारे में उनको मालूम है कि ये लागू होगा तो बांग्लादेशी घुसपैठियों के बहुत से नाम कट जाएंगे और कई बांग्लादेशी जो वोटर थे, जो ममता जी को वोट करते थे, वो भाग भी रहे हैं। तो इसलिए ममता जी घबराकर एसआईआर पर बयानबाजी कर रही हैं। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ मधवी अग्रवाल जो कि बीजेपी की नेता हैं, वो जुड़ी हुई हैं। बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ भास्कर सिन्हा रॉय जो कि टीएमसी के समर्थक हैं, वो टीएमसी का पक्ष रखेंगे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भास्कर जी बहुत स्वागत है। हमारे साथ सौरभ दत्ता हमारे संवाददाता भी कोलकाता से जुड़े हुए, और हमारे कंसल्टिंग एडिटर विनोद मिश्रा हमारे सलाहकार संपादक जुड़े हुए हैं। विनोद मिश्रा जी, आपके साथ शुरू करें अगर इस चर्चा को। अभी आपने देखा कि तमाम पार्टियां बार बार ये कह रही हैं कि एसआईआर के नाम पर वोट लूटे जा रहे हैं, एसआईआर के नाम पर वोट काटे जा रहे हैं। लेकिन अभी आपने सुप्रीम कोर्ट को भी सुना होगा, उन्होंने कहा कि एक भी वोटर 62 लाख लोगों के नाम बिहार में काटे गए, एक भी व्यक्ति सामने नहीं आया कि हमारा वोट काटा गया है। यही काम टीएमसी भी कह रही है कि हम बीएलओ बेचारे बहुत काम कर रहे हैं, हम उनके लिए आकर खड़े हुए हैं। बीएलओ सामने से आकर नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये लोग ज्यादा परेशान हैं। किस तरह से ये सियासत है, कैसे देखते हैं इसको? निखिल सर, कल में आपने सच में सही सवाल उठाया है सुप्रीम कोर्ट का। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का कल का जो ऑब्जर्वेशन है, और कल जो सुप्रीम कोर्ट का, और आप सोचिए कि कपिल सिब्बल वो वकील है, तो कांग्रेस पार्टी के नेता है, सपा के सांसद है जी, तो कांग्रेस, वो कपिल सिब्बल तर्क दे रहे हैं कि भाई आप अगर किसी व्यक्ति का जो वोटर लिस्ट बनाने में, फॉर्म 6 भरने में अगर आधार उसके पास है, अगर उससे आप उसके वोटर लिस्ट में नाम शामिल नहीं करते हैं, तो एक नागरिक को आप वोट देने के अधिकार से वंचित करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को एक बार बहुत मजबूती तरीके से इसको क्लियर कर दिया है जी कि आधार कार्ड किसी भी रूप में नागरिकता का प्रमाण नहीं हो सकता। और दूसरा कि इलेक्शन कमीशन को फॉर्म 6 का जांच करने का अधिकार है, एक संवैधानिक अधिकार है।
तो ये जो गलतफहमी में लोग थे कि क्या इलेक्शन कमीशन नागरिकता का जांच कर सकता है, ये होम मिनिस्ट्री का काम है, इलेक्शन कमीशन क्यों कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि फॉर्म 6 की जांच करना इलेक्शन कमीशन का संवैधानिक अधिकार है जी। दूसरा कोर्ट ने यह भी कह दिया कि संवैधानिक अधिकार की बात जब आप करते हैं तो आधार कार्ड किसी भी रूप में नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, वो सीधे सीधे एक वैध कानूनी आप एक दस्तावेज मान सकते हैं जो किसी न किसी रूप में आर्थिक लाभ जो मिलता है गरीबों को, चाहे वो सामाजिक कल्याण का लाभ मिलता हो, गरीब कल्याण का लाभ मिलता हो, राशन का लाभ मिलता हो, इन लाभ के लिए अगर वो आधार का यूज कर रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि जिसको आधार कार्ड है उसको वोट देने का अधिकार भी हो जाएगा। तब तो इस देश में करोड़ों लोग ऐसे हो जाएंगे जो बाहरी हैं या घुसपैठिए हैं और वो कल आधार कार्ड लेके अपने को नागरिक होने का दावा करेंगे। जी। भास्कर सिन्हा रॉय, सीधा आपसे अगर ये सवाल ये पूछा जाए कि दरअसल वोटर की पहचान अगर हो रही है और अगर सबको काउंट किया जा रहा है कि कौन यहाँ से मूव कर गया, कौन नया वोटर आया, कुछ जोड़े जा रहे हैं नाम, कुछ काटे जा रहे हैं, तो इसमें टीएमसी को दिक्कत क्या है? दिक्कत नहीं है, लेकिन आज मालूम पड़ा कि आधार कार्ड किसी को भी दे दिया गया। जब आधार कार्ड दिया गया था ये कहा गया कि इसको डुप्लीकेट नहीं बना सकते, इसको कोई कॉपी नहीं कर सकते हैं, इसमें पूरा आतंकवादी भी पकड़े जाएंगे, ये वो। लेकिन आज मालूम पड़ा आधार कार्ड सबको दिया गया, सबको, मतलब जो घुसपैठिया है उसको भी दिया गया, क्या नहीं दिया गया इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बोला आधार को मान्यता देना चाहिए, लेकिन आधार कार्ड को होने से वोटर का अधिकार नहीं बनता है। तो आधार कार्ड नागरिक जो नहीं है उसको भी दिया गया क्या? ये केंद्र सरकार से ये सवाल तो एक है। दूसरा बात यह है कि एसआईआर को लेके जिस राज्य में बीजेपी नहीं है वहां पर देखिए क्या हो रहा है। अब अखिलेश यादव जी भी क्या बोल रहे हैं, अब क्या कर रहा है, जो बीजेपी जीतने के लिए और जहां पर बीजेपी सत्ता पे नहीं है वहां आने के लिए क्या ये एसआईआर बीजेपी कर रहे हैं, ये इलेक्शन कमीशन कर रहा है? जो सवाल का जवाब दे रहे हैं बीजेपी। इलेक्शन कमीशन से अगर कोई सवाल पूछा जाता है तो उसका जवाब देने के लिए तैयार हो जाते हैं बीजेपी। तो बीजेपी को एसआईआर करने के लिए अगर कह देते कि हम ही एसआईआर करते हैं, इलेक्शन कमीशन को आप कुछ पूछिए मत, हमें पूछिए, तो ये तो एक तो बात है। दूसरा बात है कि हम तो ये तो आईआर बोल के प्रोविजन है संविधान में, आईआर इंटेंसिव रिवीजन। एसआईआर नया करके क्यों किया गया? क्योंकि रेगुलर जो इंटरफेरेंस, वोटर लिस्ट को सही सुथरे, मतलब इसको क्लीन रखना, इसको नाम बांट देना, ये सब किया नहीं इलेक्शन कमीशन, इसीलिए एसआईआर का जरूरत इन लोग कर रहे हैं और 1 महीने के अंदर। लेकिन सवाल ये है, नहीं तो आप विरोध क्यों कर रहे हैं? ये आपने बताया कि समाजवादी पार्टी विरोध कर रही है और बीजेपी उसका जवाब दे रही है। खैर बीजेपी का जवाब माधवी अग्रवाल जी देंगी, लेकिन बीजेपी का नाम चूंकि आप लोग लेते हैं कि बीजेपी इससे फायदा ले रही है, इसलिए बीजेपी जवाब देती है। बीजेपी को जवाब देना है, इलेक्शन कमीशन को सवाल पूछा जाता है तो क्या इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि हम लोग की तरफ से जवाब देगा बीजेपी? नहीं, सवाल क्या है आपका? आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? मूल सवाल तो ये है आपसे, उसका जवाब दीजिए ना। सवाल यह है एसआईआर चालू करने का पहले राज्य सरकार से कोई मीटिंग नहीं हुआ, डिस्कशन नहीं हुआ। इसका कारण यह है एसआईआर करने के लिए जो प्रशासन के जो व्यक्ति लोग बीएलओ बने वो कैसे काम करेंगे, क्या करेंगे, क्या उनका क्या होगा, 1 महीने के अंदर होगा कि नहीं होगा, 7 करोड़ से 7.5 करोड़ से भी ज्यादा वोटर लोगों को पास कैसे पहुंचाया जाए, लिया जाए, इसमें सबको कोई बात नहीं किया। इसको आदेश दे दिया जैसे सेल्फ प्रमोशन के लिए आपको ये 30% करना है। देखिए ठीक है, आपकी बात आ गई, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके पहले भी ये प्रक्रिया 1 महीने में होती थी। बिहार में भी यही सवाल उठाया गया था, वहां भी ये प्रक्रिया 1 महीने में ही हुई। वहां पर 62 लाख लोगों के नाम कटे, एक भी व्यक्ति सामने नहीं आया। उसके पहले जो सवाल आप उठा रहे हैं, जो सवाल आप उठा रहे हैं, यही सवाल राहुल गांधी भी उठा रहे थे। अब यही सवाल आपने उठाया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। माधवी अग्रवाल जी के पास आते हैं। माधवी, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया सर, आपका पॉइंट आ गया। माधवी अग्रवाल जी ये कह रहे हैं कि भाई सवाल अगर चुनाव आयोग से पूछा जाता है तो जवाब बीजेपी देती है। ये किस तरह की पॉलिटिक्स है? और दूसरी बात, ये इनको ज्यादा चिंता बीएलओस के स्वास्थ्य की है, बीएलओस के वर्कलोड की है। देखिए ऐसा निखिल जी, बहुत सारे पॉइंट है इसमें। पहली बात तो ये है कि ये प्रश्न जो है चुनाव आयोग से नहीं पूछ के ये जो ब्लेमिंग करते हैं चुनाव आयोग के ऊपर में, साथ ही साथ बीजेपी को इसमें राजनीति के साथ में जोड़ते हैं,
तब बीजेपी को जवाब देना बहुत जरूरी हो जाता है। दूसरी बात, ये बार बार एक और तुलना करते हैं कि 2002 में बहुत समय दिया था एसआईआर में, तब की और आज की तकनीकी जो व्यवस्थाएं हैं वो काफी बदली है। पहले से डिजिटलाइजेशन बहुत ज्यादा देश में हुआ है और जो चीजें हैं वो बहुत आसानी से जो है मुहैया हो सकती है। इसीलिए अभी समय कम होने की वजह से इसको राजनीति करने की कोशिश करने की जो इनकी एक और सोच है वो भी सामने आ रही है। दूसरी बात, बीएलओ के बारे में ये बार बार बोल रहे हैं कि इतने बीएलओ दिए हैं या बीएलओ काम नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर पश्चिम बंगाल में जो स्थिति चल रही है वो किसी से छिपी नहीं है, पूरे देश भर में ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि ममता बनर्जी जो भी केंद्र से योजना से लेकर जो भी विषय आता है उस पर लगातार वो है नकारात्मकता ही दिखाती है। वो स्टेज पर खड़ा होकर बोलती है कि हम ये योजना नहीं मानेंगे, चाहे वो कोई भी मामला हो उसको वो राजनीति करने से बाज नहीं आते। रही बात जो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे हम लोग तो सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन देखिए यहाँ स्थिति ऐसी है कि लगातार जो है पश्चिम बंगाल में तबादले पे तबादले किए जा रहे हैं पुलिस अफसरों के, जिनसे संतुष्टि नहीं है टीएमसी को, उन सभी लोगों को तबादले भी किए जा रहे हैं। एक तरीके से देखा जाए तो ममता बनर्जी को जो डर है, टीएमसी को जो डर है कि जो इनके घुसपैठी जो वोट्स हैं वो कट जाएंगे इस एसआईआर के माध्यम से, उसको राजनीति का रूप दे रही है, तब जाके बीजेपी उनको जवाब दे रही है। बीजेपी का इसमें कोई कार्य नहीं है, बीजेपी का कोई हस्तक्षेप है भी नहीं, लेकिन ये जो राजनीति का रूप देने की कोशिश कर रही है वही ममता बनर्जी 2002 में एसआईआर का सपोर्ट करी थी, क्योंकि तब वो विपक्ष में थी और सीपीआईएम के साथ में उनकी लड़ाई थी डायरेक्टली, तो उस समय ममता बनर्जी एसआईआर का पूरा समर्थन और सपोर्ट करी थी। लेकिन आज वही ममता बनर्जी एसआईआर का विरोध कर रही है, राजनीति कर रही है और साथ ही साथ इसमें बीएलओ से लेकर जो तबादले तक सारी चीजों पर वो जो है वो सामने आके कर रही है, रैलियां निकाल रही है, ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि घुसपैठियों भाइयों तुम लोग यहाँ पे रहो और तुम्हारे वोट बैंक से मैं जीतूंगी और तुम लोग यहाँ पर जो बंगालियों का नागरिकता का जो अधिकार है, जो संसाधनों पे जो बंगाल के मानुषों का अधिकार है, उसको मैं घुसपैठियों को दूंगी क्योंकि मुझे सत्ता में रहना है। तो ममता बनर्जी ये संदेश देने की कोशिश कर रही है। मैं चाहूंगी कि लोगों को ये अवेयरनेस हो कि ये जो बंगाल है, बंगाल के मानुष का है, ना कि रोहिंग्या मुसलमानों का है। और दूसरी बात, मैं एक और चीज कहना चाहूंगी कि ममता बनर्जी इस पर राजनीति कोई नई नहीं कर रही है। चुनाव के पहले और चुनाव के बाद में जिस तरीके से हश्र होता है पश्चिम बंगाल में, वो भी पूरा देश देखता है और उस पर लगातार हम चर्चा भी करते हैं। तो ये बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है कि ममता बनर्जी को हर विषय पर एक राजनीति करने की जो नकारात्मक सोच है वो यहाँ एसआईआर से भी शुरू हुई है, चाहे वो वक्फ बोर्ड के कानून पर भी बात हो रही हो तब भी, और चाहे हिंदुओं का जो यहाँ पे कोई भी कार्यक्रम होता है उसमें भी, वो केवल तुष्टीकरण अपीजमेंट की राजनीति में जो है वो एक समुदाय का पूरा सपोर्ट करती है। जबकि एसआईआर की प्रक्रिया में बीएलओ के साथ में भी आप ऑनलाइन पर भी अपने जो है फॉर्म भर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इतनी ज्यादा समस्या नहीं आनी चाहिए। सबके हाथ में मोबाइल, कंप्यूटर, सब कुछ ठीक बात है। उत्तर प्रदेश में बीएलओ काम कर रहे हैं, बिहार में बीएलओ ने काम किया है, बाकी प्रदेशों में 12 जगहों पर ये हो रहा है, वहां भी बीएलओ लगातार काम कर रहे हैं। वहां पर बीएलओ के वर्कलोड को लेकर के कोई चिंता नहीं कर रहा है, लेकिन ये बड़ा जिसको कहते हैं कि हैरान करने वाला है कि टीएमसी को बीएलओ के वर्कलोड के लेकर ज्यादा चिंता है। बहरहाल इस पूरी खबर पर सौरभ दत्ता हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, सबसे पहले तो ताजा अपडेट बताइए, वहां पर सीईओ के ऑफिस पर भी कुछ टीएमसी के कार्यकर्ता अब भी धरने पर है। कुछ समय पहले उन लोगों ने वहां पर घुसने की भी कोशिश की थी कल, और उसके बाद एक नोटिस भी जारी हुआ। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? निखिल, देखिए सोमवार को वो रैली हुआ था बीएलओ अधिकार रक्षा कमेटी जो तृणमूल के सपोर्टर्स हैं, और रैली के बाद उन्होंने उनकी जो 7 रिप्रेजेंटेटिव थे 48 आवर्स तक वहीं पे थे, 48 आवर्स तक वहीं पे थे। और उसके बाद से भी उन्होंने चुनाव आयोग से मानो कि 50 या 100 मीटर दूर ये आप देख रहे हैं, ये मंच उन्होंने तैयार किया है। और इस मंच का अगर किसी का कहना है कि ये मंच तृणमूल का नहीं है, ये बीएलओ का है, तो उनके बारे में कहना चाहूँगी कि इस मंच का कलर देखिए, पैंडल का जो कलर है उसी में लिखा है, उसी में दिख रहा है कि यहाँ पे नीली और सफ़ेद रंग दिख रहा है। एक्चुअली ये नीली और सफ़ेदी रंग टीएमसी से एकदम से जुड़ गया है। टीएमसी का हर एक स्टेट का जो गवर्नमेंट जो प्रोजेक्ट्स है उसमें भी आपको ये कलर दिखेगा। यहाँ तक कि रोड का अगर डिवाइडर भी आप देख लें तो यही कलर मिलेगा। ऐसा कोई सरकारी बिल्डिंग नहीं है जिसमें ये कलर नहीं है, क्योंकि सीएम की बताई हुई, सीएम की चॉइस की जो ये कलर है
और ये कलर पॉलिटिकल है। तो ये मंच का ये कलर, ये पैंडल का कलर ही बता रहा है ये कौन से दल के सपोर्टर्स हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं पिछले 4 दिन से। आज सोम मंगल बुध 4 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं। और इस दौरान और एक बात, जब यहाँ पे ये बैठे हुए हैं ऐसा पब्लिक को दिखा रहे हैं कि वो खिलाफ है, एसआईआर के खिलाफ है, एसआईआर जैसा चल रहा है ऐसा खिलाफ है। इन्हीं में 2 डेवलपमेंट हुआ है, जो 2 डेवलपमेंट कहीं जाके ये बात को जता रही है कि क्या सच में एसआईआर को लोग के जो बोला जा रहा है वो सच में सही मात्रा से बोला जा रहा है। क्योंकि फिनेंशियल अप्रूवल जो निर्वाचन सदन थे, चुनाव आयोग ने कहा था स्टेट सेक्रेटरीट को कि आप सीओ दफ्तर को, यहाँ का जो होम मिनिस्ट्री दफ्तर है, स्वराष्ट्र दफ्तर है, वहाँ से गृह मंत्रक जो है वहाँ से निकाल के आइए, मतलब स्टेट का जो गृह मंत्रक है वहाँ से उनके इख्तियार से निकाल के लाइए, उनके दायरे से निकाल के लाइए और इसको इंडिपेंडेंट स्टेटस दीजिए। तो वो बात नहीं मानी थी स्टेट सेक्रेटरीट ने, लेकिन हाल ही में एक ऑर्डर सामने आया है जिसमें फिनेंशियल पावर दिया गया है सीओ ऑफिस को कि वो अपने आप से कुछ खर्चा करना चाहे तो वो खर्चा कर सकते हैं, जिस फिनेंशियल अप्रूवल उनके पास नहीं था। इसीलिए उन्होंने 1000 डेटा एंट्री ऑपरेटर की जो मांग की थी उसका टेंडर जो किया था, लेकिन उसका अप्रूवल के लिए वो टेंडर उन्होंने स्टेट सेक्रेटरीट में फिनांस डिपार्टमेंट को भेजा था। तो ये जो सारी बातें हैं, जो एक तरफ आम आदमी के सामने बयानबाजी हो रहा है कि एसआईआर में ये गलत है, एसआईआर में वो गलत है, आपका नाम कट जाएगा, देखना कितना हॉरिबल सिचुएशन होगा 9 दिसंबर के बाद। ये जो सारे बयानबाजी हो रहा है उसके चलते पर्दे के पीछे ये भी हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसका 2 मायने निकाले जा रहे हैं। एक कि स्टेट गवर्नमेंट को पता है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, अगर ऐसा कोई इमेज वो क्रिएट नहीं करना चाहती है जिसमें ये बोलने का मौका मिले कि स्टेट गवर्नमेंट एसआईआर प्रोसेस को लेके वो असहयोग थे, तो वो बात भी उनको कहीं चिंताजनक लग रही है। और दूसरी बात ये है कि वोट करने के लिए सेंट्रल से एक फंड भी मिलता है, अगर वो असहयोग करेंगे वो फंड भी रुक सकता है, ऐसा भी कुछ है। और तीसरी बात ऐसा कहा जा रहा है कि असल में तृणमूल के जो नेता है, जो लीडर्स है, वो पब्लिक में तो ये कह रहे हैं कि एसआईआर होना नहीं चाहिए, रद्द होना चाहिए, लेकिन अंदर ही अंदर ये समझ उनको भी है कि एसआईआर रोक नहीं सकता। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का प्रोसेस है और 2002 में हुआ था, अभी 2025 में हो रहा है और ये देश के हित में हो रहा है। लेकिन ठीक, भास्कर सिन्हा रॉय, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि एसआईआर कराना अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है चुनाव आयोग का। बिहार जैसे राज्य में अभी हो करके और चुनाव भी हो गया है, उसके बाद आप लोगों का यह मानना है कि नहीं, यहां पर एसआईआर का विरोध शुरू से आप लोगों ने किया और उसके बाद अब आप कह रहे हैं कि नहीं, हम विरोध में नहीं, हम तो बीएलओज के स्वास्थ्य और उनके वर्कलोड को लेकर चिंतित हैं। दरअसल क्यों ना यह माना जाए कि आप अपने वोट बैंक को लेकर चिंतित हैं, जो आपको लगता है कि इसके पहले जो तमाम सारा वोट बैंक था, जैसे अभी माधवी जी ने आरोप लगाया कि जो वोट बैंक जिनके जरिए आप वोट हासिल करते थे वो खिसकता हुआ नजर आ रहा है आपको। देखिए, मैं तो हैरान होगी ये सुन के कि नीला और सफेद पंडाल लगाने से वो टीएमसी हो जाते हैं। टीएमसी का कोई कलर नहीं है, कोई भगवा झंडा लेके घूमेगा तो वो बीजेपी हो जाता है। तो आपका स्टूडियो में पीछे वो सैफरन कलर है, क्या आप बीजेपी ऑफिस से बोल रहे हैं? आप बीजेपी ऑफिस से बोल रहे हैं क्या? ऐसे मतलब संवाददाता लोग ऐसे बिगाड़ देते हैं मामला को, मतलब इसका मेरे अपने सोचने का तरीका है, ठीक है, ये बात भी चल रही है और ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा केवल हमारे संवाददाता सुन तो लीजिए, मैं कोई उनको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, ये केवल हमारे संवाददाता नहीं कह रहे हैं, आप उठाकर देखिए जो तमाम न्यूज वायर्स और जिसपे है उस पे भी ये चीजें चल रही है। तो उन्होंने आंखों से देखा तो उन्होंने उसका वर्णन कर दिया। अब आप उसको मानिए ना मानिए आपके ऊपर है, वो तो पब्लिक देख रही है, पब्लिक मानना चाहेगी मानेगी, नहीं मानना चाहेगी नहीं मानेगी। जी, बात रखिए। आपका पीछे सैफरन कलर है, इसका मतलब है आप बीजेपी से बोल रहे हैं, बीजेपी ऑफिस से ये आपकी मर्जी, आप मानिए उसको। दूसरा बात ये है, मैंने कहा देखिए एसआईआर को, अच्छा आपको ये नहीं, हम तो आज ठीक है, मैंने सही, उन्होंने जब अगर ठीक बोला तो मैं भी ठीक बोला। एक बात है कि आप बिहार में एसआईआर करवाने का बाद कितना रोहिंग्या मिला और कितना बांग्लादेशी मिले, ये संख्या अगर हमें मिल जाए तो अच्छा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मिल नहीं रहा है। आप तो 1 करोड़ रोहिंग्या को निकालने वाले हैं, तो कहाँ से इतना रोहिंग्या मिलेगा, कहाँ क्या, ये देखना चाहता हूँ। देखिए, एसआईआर का विरोध में हम लोग नहीं है, जिस हिसाब से कर रहे हैं, जिस हिसाब से हो रहा है, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने केस किया था
केरल गवर्नमेंट में लोग भी बोल रहे हैं, हम लोग एसआईआर के विरोध में नहीं है, जिस प्रोसेस से हो रहा है। अब देखिए, जब इलेक्शन कमीशन का, हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, पहले तो ये चुना जाता था, तीनों लोग थे, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ द अपोजिशन एंड सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस। इसको हटा के इन लोग क्या किया, सुप्रीम कोर्ट को जस्टिस गलत सूचना मत फैलाइए, मैं बीच में नहीं बोलना चाह रहा। गलत है ये सूचना, गलत है आपकी कि ये पहले ऐसा होता था। जब तक ये नहीं था उस दौरान ये फौरी व्यवस्था बनी हुई थी, और उसके पहले अब आप किसकी बात कर रहे हैं? इसके पहले इस देश में केवल एक जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करता था, जो कि गवर्नमेंट उनको निर्धारित करती थी। अभी तो कम से कम ये हो गया है कि 3 वो हो रहे हैं, तो आप उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह अगर उठाएंगे तो पीछे की बात भी कही जाएगी, आजादी के बाद से अब तक की, फिर वो पीछे वाली बात भी आएगी। आप पकड़े जाएंगे, आप कहने नहीं देंगे, आपका नौकरी आप गलत सूचना देंगे तो आपको रोकेंगे ना। अरे तो बोलने दीजिए, क्या बोल रहे हैं? अरे सुनिए पहले, बोलिए। पहले ये ठीक होता था, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ द अपोजिशन एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नाउ इट इज बीइंग डिसाइडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहता हूँ, मैं आपको यहाँ रोकना चाहता हूँ। इस बात का जवाब विनोद मिश्रा दे दे पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अपनी बात याद रखिएगा विनोद मिश्रा, इस पर यहाँ पर कम से कम, क्योंकि पब्लिक के बीच में इस बात का भ्रम कई बार जो विपक्ष के नेता आते हैं वो फैलाते रहते हैं। क्या सही स्थिति है? एक मिनट धैर्य से सुन लीजिए, धैर्य से सुन लीजिए। भास्कर जी, अभी तो आप हमारा रिपोर्टर के कलर पे आप ये सवाल उठाए, तो आप ये सवाल उठाना छोड़ दीजिए। वो रिपोर्टर है, ग्राउंड पे है और उस धरना स्थल पे है, तो वो जो कह रहा है आप मानिए ना मानिए आपकी मर्जी, लेकिन वो ग्राउंड पे है, वो सुनाई बात नहीं कर रहा है। जहाँ की बात आपने इलेक्शन कमीशन का, आप सुन लीजिए, धैर्य रखिए। वो इलेक्शन कमीशन को लेके माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था, जिसमें उन्होंने तत्कालिक व्यवस्था की थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज और प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन को उन्होंने रखने की सलाह दी थी, और उन्होंने कहा था कि इसको लेके तत्कालिक व्यवस्था में टेम्पररी ऑर्डर था वो, कि आप पार्लियामेंट से एक कानून बनाइए इलेक्शन कमीशन को लेके और चुनाव आयुक्तों को लेके। तो वो कानून बना संसद में, और 3 लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर, उसमें प्राइम मिनिस्टर हैं, उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन है, और उसमें वो मिनिस्टर है। आप बताइए मिनिस्टर कौन है? सुनिए, आप पहले सुनिए, वो तो आज है। और इस देश में 70 साल पीएमओ से जब ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर और एक इलेक्शन कमिश्नर बनता था, तब आपने कोई सवाल पूछा? मैं चलिए, ये बात तो बड़ी लंबी बहस किया, मेरे सवाल पे आज का आइए। आज जो मीडिया की खबर है निखिल, कि अभी बंगाल में सीईओ के पास जो अभी तक जो रिपोर्ट आई है, उसमें 26 लाख वोटर हैं। 26 लाख वोटर ऐसे हैं जिनका 2002 के जो वोटर लिस्ट है पुराना, उससे मैच नहीं करता। मतलब 2025 के, सुन लीजिए आप भास्कर जी, आप इस बात को सुन लीजिए और चौंकिए मत। सिर्फ 27 लाख वोट का अंतर था आपका बीजेपी और टीएमसी में, चौंकिए मत। 25 लाख ऐसे अवैध वोटर्स हैं 2025 में, जिनका 2002 से कोई लिंक नहीं है, कोई न परिवार का अता न पता, कोई लिंक नहीं है। आज अगर 6 करोड़ नॉमिनेशन फॉर्म जमा हुए हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, ये जांच उसकी भी होगी कि भाई ये 25 लाख का ट्रेस कैसे करेंगे, किस चीज से मिलाएंगे। ठीक है, आज अगर बंगाल के 9 जिलों की आबादी, आप सोचिए 2002 के बाद 60% बढ़ा है वहां, उन इलाकों में आपकी चिंता नहीं है, तो इस देश को चिंता है कि इस देश में एक बॉर्डर इलाके में कैसे 2002 के बाद 60% बढ़ जाती है आबादी, और 60% के पास अगर आधार कार्ड है तो क्या आप उसको नागरिक मान लेंगे? यही बात तो सुप्रीम कोर्ट ने कही है। आधार कार्ड तो आप लोगों को समझ में नहीं आती है, या आप लोग इस मोह में हैं कि उन्हीं के बल पे आप सरकार बनाएंगे। दरअसल बात यही है कि जो माधवी जी ने कहा कि आप उन्हीं के मोह में हैं कि आप उनके बल पर सरकार बनाएंगे, क्योंकि जिस तरह से आप उनको डिफेंड कर रहे हैं, उसके अलावा आपके पास और कोई चारा दिखता नहीं है, क्योंकि उसके अलावा और कोई तर्क नहीं है। माधवी जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि ये जो सारा एजेंडा लेकर आया जा रहा है, पब्लिक के बीच में कैसे लेकर जाएंगे इस बात को? देखिए, ऐसा है निखिल जी, मैं बता दूं, जहां पूरे देश भर में 12% के हिसाब से आबादी बढ़ रही थी मुस्लिमों की, वहां पश्चिम बंगाल में 20% के हिसाब से आबादी बढ़ रही थी।
और अगर आंकड़ों पे अगर जाएंगे तो पता चलेगा कि बहुत ज्यादा भारी मात्रा में अचानक से एक खास समुदाय जो है वो अचानक बढ़ गया। मैं एक बात कहती हूँ कि यहाँ पे टीएमसी के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, यहाँ पे उनका जो ममता बनर्जी का जो पश्चिम बंगाल में जो नारा है माँ माटी मानुस, तो ये मानुस जो है पश्चिम बंगाल का मानुस पश्चिम बंगाल छोड़ छोड़ के दूसरे दूसरे राज्यों में चला जा रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की स्थिति तो आपने इतनी खराब कर दी है और दूसरे राज्य दूसरे देश के रोहिंग्या मुसलमानों को आप लोग बुला के लेकर आ रहे हैं, क्योंकि उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको तो केवल घुसना है, क्राइम करना है, यहाँ पे कैसे भी करके जीवन जीना है, उनको बंगाल के विकास से कोई लेना देना नहीं है। और वही टीएमसी की सरकार है। आप आके देखिए, मैं कहती हूँ कि भाई साहब आप निकलो, गलियों में निकलो, कलकत्ता की गलियों में निकलो, क्या हालत होके रखी हुई है पश्चिम बंगाल की। कलकत्ता की जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य में पूरे देश की राजधानी थी और आज पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, क्या हालत दशा में जा रहा है। तो विकास के बारे में अगर सोचते हैं और आप माँ माटी मानुस की बात करते हैं, तो बंगाल के मानुस के जो संसाधन है वो बांट क्यों रहे हैं आप घुसपैठियों के साथ? ठीक है, अगर लोग कम रहेंगे तो विकास ठीक जो है माधवी पश्चिम जी, बंगाल का अच्छी तरीके ठीक से माधवी जी, कर आपका सकता है, पॉइंट आ गया। कोई भी। मैं इस चर्चा को विराम देना चाहूंगा, उससे पहले सौरभ दत्ता कुछ कहना चाह रहे थे बहुत देर से। सौरभ, आप कुछ बात बताना चाह रहे थे जी। निखिल जी, विनोद जी, देखिए वो कलर को लेके भास्कर जी बोल रहे थे, उनको ज़रा याद दिला दूँ, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ पे जो सुस्वास्थ्य केंद्र है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, उसका कलर स्टेट गवर्नमेंट ने नीली और सफ़ेद किया था। इसके चलते सेंट्रल ने उसका फंड रुकवा दिया था, क्योंकि सेंट्रल का एक कलर कोड था आयुष्मान भारत के प्रोजेक्ट के अंदर। लंबी बहस हुई थी और आखिर में स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल की बात माननी पड़ी और मानने के बाद उसका कलर चेंज करना पड़ा। तो कलर का जो संपर्क है वो काफ़ी गहरा है स्टेट गवर्नमेंट और बिल्कुल TMC ठीक बात है, के वो साथ। यहाँ संपर्क पे गहरा जो है, है, यहाँ पे जो क्योंकि लोग टीएमसी हैं, के इनमें से अरे जो क्या बात जिनके कर साथ रहे जो हैं? बात हम को लोगों मानने ने को राजी नहीं है। ये टीएमसी का कलर नहीं है, आपको गलतफहमी हो रहा है। अगर कोई नीला लेकिन और ठीक है, चलिए सफेद सौरभ, वो सूट आपका पहनिए, आकलन उसको है और TMC को वो मानेंगे। उसको बहुत सारे लोग उससे सहमत भी होंगे, और अगर टीएमसी के समर्थक उससे सहमत नहीं है तो कोई बात नहीं, वो उनका अपना विचार हो सकता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। माधवी अग्रवाल जी, आपका शुक्रिया। भास्कर सिन्हा रॉय और विनोद मिश्रा, आपका भी शुक्रिया। सौरभ, आपका भी शुक्रिया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे कि कर्नाटक कांग्रेस में क्यों मचा हुआ है घमासान, और सिर्फ कर्नाटक में नेता ही नहीं, जनता पूछ रही है, जो वादा किया निभाना पड़ेगा।